हेलो एवरीवन। तो आज मैं फाइनल वीडियो शूट कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन का, और फाइनली आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वर्क पावर एनर्जी। हालांकि आपके बोर्ड की बुक में दोनों चैप्टर एक ही साथ दिए हुए हैं, इवन उसमें सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन और रोटेशनल मोशन का छोटा सा पार्ट डाल दिया गया है। तो असल में तो वो अलग अलग चैप्टर हैं, ये सच्चाई है, बट आपको लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही डाल दिया गया है, तो हमें उसे पढ़ना होगा। बट आज आपका लॉज ऑफ मोशन ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग फाइनल टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। जेई में हर साल इससे एक सवाल फिक्स रहता है। हर साल एक सवाल का मतलब कि हर शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में नहीं, पर अगर 6 शिफ्ट है तो 6 में से 2 या 3 शिफ्ट में इसके आने का 100% चांस रहता है स्यूडो फोर्स का। वो भी कौन सा? लिफ्ट वाले सवाल। एक बंदा है, लिफ्ट में है, ऊपर जा रहा है, क्या एक्सेलरेशन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं जेई में, तो आज मैं पीवाईक्यू के साथ ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। और जस्ट इसके बाद मैं वर्क पावर एनर्जी का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी का भी जल्दी ही पूरा वीडियोस मिल जाएंगे। फिर सेंटर ऑफ मास, फिर कॉलिजन, फिर फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा चैप्टर है। तो स्यूडो फोर्स होता क्या है? अच्छा, स्यूडो फोर्स से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा फ्रेम्स के बारे में। देखो, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये दोनों फ्रेम्स होते क्या हैं? देखो, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि एक बाइक चल रही है, बाइक की अगर एक्सेलरेशन ये है, आगे चल के वो बाइक कितनी देर में रुक गई तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करो, ये पुली नीचे जा रही है, ये पुली ऊपर जा रहा है, बताओ कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है ना। ये सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग मोशन वाले करते थे वो सब हम करते थे इनर्शियल फ्रेम से। इनर्शियल फ्रेम बोले तो वो फ्रेम जहां पे ऑब्जर्वर रेस्ट पर रहता है, अगर मूव भी कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, सॉरी, एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा या फिर मूव अगर करेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जो भी हम लोग सॉल्व करते थे कि कार आगे जा रही है, पुली नीचे आ रही है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, चाहे वो स्प्रिंग बैलेंस का हो, मतलब जितने भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे इनर्शियल फ्रेम से। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि इतनी दिक्कत आ रही है इसको सॉल्व करने में, तो ये भी आपको बता देंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जेक्ट मूव करेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, और साथ ही में नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होंगे। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड हियर, ठीक है। इसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं है और इसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड है। तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है बोर्ड में। अरे बोर्ड नहीं दोगे क्या? 2 मार्क्स का आ सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना। इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द ऑब्जेक्ट आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन ऑफ द इन द इनर्शियल फ्रेम इज 0 and Newton's laws are applicable in inertial frame, it is not applicable in non inertial frame। 3 पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स के लिए बहुत रहेगा, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स का आया तो 2 पॉइंट, 3 मार्क्स का आया तो 3 पॉइंट। तो ये हो गई बातें। अब जरा एक एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का एग्जांपल भी ले लो। जैसे लिफ्ट का ही एग्जांपल लेते हैं। लिफ्ट में यहाँ पे एक ब्लॉक है और लिफ्ट में एक आदमी बैठा हुआ है और लिफ्ट जा रही है ऊपर एक्सेलरेशन a से, ठीक। अब ब्लॉक का मास है m और आदमी से कहा गया तुम पता करो कि इसमें टेंशन कितनी है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी है। तो आदमी ने कहा ठीक है, ये देखो मैं बीडी बनाता हूँ, ये बना mg नीचे, टेंशन ऊपर, ब्लॉक मूव कर नहीं रहा, तो मतलब टेंशन है mg। बंदे ने बोल दिया। अब इसी बंदे को बाहर खड़ा किया गया, ये बंदा अब इधर आ गया, ये है बंदा 2, ये है बंदा 1। पहले बंदे ने ये बोला। अब दूसरा बंदा देख रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और टेंशन ऊपर है, mg नीचे है। तो अब की बार लिफ्ट मूव कर रही है, जब ये अंदर था तो इसको लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी। तो अब ये क्या इक्वेशन बनाएगा? ये बनाएगा टेंशन ऊपर, mg नीचे और लिफ्ट ऊपर जा रही है ma से। तो इसने तो बताई टेंशन की वैल्यू ma प्लस mg। तो सही कौन है, 1 या 2?
तो यहाँ पे 2 सही है। और 2 इसलिए सही है क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम में जाके लॉज ऑफ मोशन को लगाया। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, लिफ्ट एक्सेलरेशन से जा रही थी, खुद भी एक्सेलरेशन से जा रहा था। जब तुम्हारा एक्सेलरेशन खुद ही 0 नहीं है, तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे वैलिड होंगे? ठीक, तो इसीलिए ऐसी जगहों पर लॉज ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होते हैं, और वहां पे न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाएं, उसके लिए हम लेकर आते हैं स्यूडो फोर्स को। स्यूडो मतलब होता है नकली, नकली फोर्स जो कि असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, और जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में था, रुका हुआ था, तो इसने सब कुछ मोशन को एनालाइज करके करेक्ट आंसर दिया। बट ये बंदे ने क्या गलती की, इसने अपने आप को नॉन इनर्शियल फ्रेम से लॉज को लगाए। तो गलत फ्रेम से लॉज लगाओगे तो गलत तो आएंगे ही। ठीक, तो ये बंदे का जवाब गलत था। अब जरा स्यूडो फोर्स को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से, बहुत ही बढ़िया सा आपको समझ में आएगा ये। सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, और ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन a से। ध्यान से, दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करना, क्योंकि इमेजिन नहीं करोगे तो आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी। ये ब्लॉक है मास m का और ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन a से। अगर मैं धीरे से इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दूं m0 का, नॉट क्या होता है, अरे m1 बोल दो। एक मास m है और एक मास m1 है, और मैंने बोला ये सरफेस है स्मूथ। सरफेस अगर स्मूथ है तो ये ब्लॉक स्लिप करेगा यहाँ पे, अगर ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है तो। ये तो आपको पता है ना, फील तो होगा ही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो ये वाला ब्लॉक इसके साथ आगे जाता है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये आगे तो नहीं जाएगा। तो अगर ये एक्सेलरेशन ए से आगे जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे आएगा। चलो ठीक है, देखो ये मैंने 2 ब्लॉक ले लिया। मान लेता हूँ इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, वैसे तो काफ़ी भारी फ्रिक्शन है। सो कुछ हल्का सा इसके ऊपर रखते हैं हम। चलो ठीक है, इसी को रखते हैं। तो जब ये ब्लॉक को मैं आगे खींचूंगा, देखो जब ये ब्लॉक को मैं आगे खींचूंगा, ये देखो मैं इसको आगे खींच रहा हूँ, ये यहीं पे रुका हुआ है, इसको मैं यहीं पे रोक के रखता हूँ, और इस ब्लॉक को मैं आगे खींच रहा हूँ। इसको जब मैं आगे खींचूंगा तो ये पीछे जाएगा। ध्यान से, इसको मैं जब आगे खींच रहा हूँ तो ये पीछे जा रहा है। तो वैसे ही जो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक्सेलरेशन ए से जब आगे जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे जाएगा। अब न्यूटन के लॉस तो कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन तो है, और अगर एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स होगा। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को आखिर कौन सा फोर्स चला रहा है? कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन mg, और वो सब ऊपर नीचे लग रहा है। कोई फोर्स है जो इसको लिफ्ट में लेकर जाए? कोई फोर्स नहीं है ना। देखो क्या करना है आपको, आपको यहां से चीजों को देखना है। ये ह्यूमन आई, आपको यहां से चीजों को देखना है। एक बार खुद को ऐसा देखो कि यहाँ पे मास m का ऑब्जेक्ट एक्चुअली आशीष सर का एक्सपेरिमेंट है। तो मैं उनके वीडियो की लिंक कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, नहीं डाली है तो समझ लेना, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में बताया था, आप लोगों को वहाँ पे किलर विजुअलाइजेशन होगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। खुद ही अज्यूम कर सकते हो, जैसे आपने ये रखा हुआ है, और अगर ये वाला इनका जो बॉक्स है वो पीछे आए और आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये आपको दूर जाता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली ये पास में आ रहा है, बट आपको ये दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है और सरफेस स्मूथ है। तो सरफेस स्मूथ है तो जो m1 ब्लॉक है वो पीछे जा रहा है एक्सेलरेशन a0 से। जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। अब न्यूटन के लॉस तो कहते हैं कि फोर्स रहेगी तो ही एक्सेलरेशन आएगी। यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन है। ये हमारी आंख मतलब हम है ये। तो जहाँ पे हम बैठे वहाँ पे एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसलिए न्यूटन के लॉज भी वैलिड नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे न्यूटन के लॉज वैलिड ना हो वहाँ पे हम स्यूडो फोर्स लगा के न्यूटन के लॉ को वैलिड बनाते हैं। कौन सा लॉ? सेकंड लॉ, F = ma वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स लग रही है, एक नकली फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं FP मतलब स्यूडो फोर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो m × a0 ही होता है, बट इसके फॉर्मूले में हम लिखते हैं -ma0। अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि वो असली एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट लगता है। स्यूडो फोर्स आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे लगाना है?
स्यूडो फोर्स ज़्यादातर वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद मूव करता हुआ रहता है। किस पर लगाया जाता है? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पे ये m1 वाले पे लगाया जाएगा, m पर नहीं लगाया जाएगा, m पर तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन है, फोर्स लगाई जा रही है, m1 पर लगाया जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पे हम फोर्स लगाते हैं स्यूडो फोर्स, और जिस एक्सेलरेशन में असली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ये वाली फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे हम स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे, एक्सेलरेशन a0। अब जब ये बंदा लॉस को लगाएगा अब सही लगेगा। क्यों सही लगेगा? क्योंकि अब लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे स्यूडो फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रहा है। नहीं समझ में आया? देखो, स्यूडो फोर्स वो नीचे की तरफ लगा रहा है, अंदर वो बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर उसने नीचे फोर्स लगाई स्यूडो वाली, कौन सी? ma0। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई, देखो mg प्लस ma0। a0 बोलो या a बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस वो स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन है इसलिए हम a0 लिखते हैं, वैल्यू सेम रहती है। तो देखो क्या सेम आया, सेम टू सेम है। कैसे? स्यूडो फोर्स लगा दिया, बस लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो हमने नीचे स्यूडो फोर्स लगा दिया। अब नीचे स्यूडो फोर्स, नीचे mg, ऊपर टेंशन, ब्लॉक कुछ हिल रहा नहीं है तो T इज इक्वल टू ma प्लस mg। तो इतनी सारी बातें करने के बाद आई होप अब कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे धीरे धीरे आपको क्लियर होना शुरू हो, और स्यूडो फोर्स के कुछ पॉइंट्स भी लिखते हैं। चलिए, तो यहीं पर एक और कंसेप्ट आता है इफेक्टिव ग्रेविटी का। आज हम लोग इफेक्टिव ग्रेविटी के साथ साथ एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें बोलता है कि एक आदमी है, लिफ्ट में वेइंग मशीन रखी हुई है, उस वेइंग मशीन पर वो चढ़ा है, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है ना। तो वहाँ पे हमें, आप लोग जानते हो कि लिफ्ट में चढ़ते समय, ऊपर नीचे जाते समय हमारा वेट चेंज होता है। तो वो जो वेट कितना हुआ ऊपर जाते समय, इतना एक्सेलरेशन पे, उस पर डिपेंड करता है। तो वो क्वेश्चंस को भी आज ही हम लोग निपटा देंगे, मतलब आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इफेक्टिव ग्रेविटी होती क्या है? इफेक्टिव ग्रेविटी मतलब टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ कितना टोटल एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी। जैसे हम लिफ्ट का ही एग्जांपल ले तो लिफ्ट में सपोज यहाँ पे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और ये लिफ्ट जा रही थी ऊपर एक्सेलरेशन a से, तो इस ब्लॉक पर नीचे लगेगा mg फोर्स। एक तो इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी, और साथ ही में अगर हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन a भी नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज a। मैग्नीट्यूड तो a होगा बट उसको हम लोग अलग करने के लिए a0 बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो हो जाएगी g प्लस a। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेम लिफ्ट है और सेम ब्लॉक है, अब की बार लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे फोर्स लगेगा mg, पर स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? स्यूडो फोर्स अपोजिट लगता है हमेशा, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा a0। तो अब की बार इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो जाएगी? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस माइनस ए। ठीक, ये जी इफेक्टिव का कंसेप्ट आप लगा सकते हो कई जगहों पर, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, आप लोग इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट इसको ध्यान में रखो। जी इफेक्टिव ग्रेविटी का मतलब होता है टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स कितना है। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स के न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं लिफ्ट का न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है कि एक पेंडुलम है जिसका बॉब 50 ग्राम का है। ठीक है, यहाँ पे एक पेंडुलम है, 50 ग्राम का इसका बॉब है। सो ठीक है, 50 ग्राम। इसमें क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 एंड गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2। ठीक है, फिर गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन नहीं। इफ द लिफ्ट, पहला ए, गोज अप विथ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड गोज अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म बोलो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब लिखो। सी गोज डाउन विथ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का।
तो वही मैं लिख रहा हूँ। और आखिरी गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा एक और है, और क्या है, गोज अप गोज डाउन, ठीक। अच्छा गोज अप विथ डिक्लेरेशन भी है, चलो छोड़ो, गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इतने क्वेश्चन से आपको लिफ्ट वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्यूडो फोर्स के और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी फेमस वेराइटीज कवर कर लेंगे। हाँ, तो टेंशन हमें पता करना है जब लिफ्ट ऊपर जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। मैं तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेथड 1 रहेगा इनर्शियल फ्रेम, मतलब नॉर्मल जो लॉज ऑफ मोशन आप लगाते हो। मेथड 2 होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें हम स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। और मेथड 3 होगा इफेक्टिव ग्रेविटी वाला मेथड। मेथड 3 विल बी ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, जिसमें हम लोग इफेक्टिव ग्रेविटी को यूज करके आंसर को पता करेंगे। तो मेथड 1 है इनर्शियल फ्रेम से पता करना। इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करेंगे, बोलेंगे एक भाई चलो यहाँ पे खड़ा है एक बंदा और लिफ्ट को देख रहा है। तो ये लिफ्ट को देख रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है। ऊपर वाली फोर्स है T और नीचे वाली फोर्स है 50G। देखो ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 ग्राम मतलब 0.05 ग्राम, तो नीचे की तरफ लग रहा है 0.05 G, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है mg फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स। बंदे ने बाहर से देखा तो लिफ्ट ऊपर जा रही थी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब T माइनस 0.05 G इज इक्वल टू m इंटू A। अब मास कितना है बॉब का, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा, मास का बॉब है 0.015 बॉब का मास इंटू 1.2 प्लस 0.5 कैसे हो गया, अरे G की वैल्यू 10 है ना, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करो 0.5 आ जाएगा। फिर T इज इक्वल टू 1.2 इंटू 0.05 कितना आता है, आंसर ही छाप लो ना सीधा। 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 1 जा 0, ओके। 5 0 0 0 5 6 0 0 0.06 प्लस 0.5, तो ये आपका आंसर आया 0.56 न्यूटन। ये आई टेंशन जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी इतने एक्सेलरेशन से। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करो। ये तो नॉर्मल मेथड है ना, ये सारे क्वेश्चंस तो आपने किए हैं कई बार, नीट में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, केबल में कितना टेंशन होगा बताओ, ठीक है। तो मेथड 2 करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं एक बार जरा आंसर भी चेक कर लूँ करेक्ट आया है क्या, ठीक है। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें G की वैल्यू 9.8 रखा था जिसकी वजह से 0.55 आया है, कोई दिक्कत नहीं। मेथड 2 है नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला, स्यूडो फोर्स वाला। तो जब हम लोग स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे तो स्यूडो फोर्स का यूज हम कैसे करते हैं, सबसे पहले बंदे को हम लोग लिफ्ट के अंदर भेजते हैं। चल भाई बंदा लिफ्ट के अंदर आ गया, अब बंदे को पता है कि मैं लिफ्ट के अंदर हूं, मतलब मेरे पास भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो मैं जब भी न्यूटन का इक्वेशन लगाऊंगा तो वहां पे मुझे स्यूडो फोर्स यूज करना होगा क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। तो ऊपर लिफ्ट जा रही थी तो बंदे ने नीचे लगाया स्यूडो फोर्स ma0। अब नीचे स्यूडो फोर्स है, नीचे की तरफ 0.05 G है और ऊपर की तरफ टेंशन है, और ब्लॉक तो अब हिल रहा नहीं है। जब बंदा बाहर था तब तो ब्लॉक उसको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, बट अब बंदा अंदर है तो वो भी ब्लॉक के साथ ऊपर जा रहा है, तो मतलब ब्लॉक अब इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होगी, तो टेंशन इक्वल होगी mg प्लस ma0 के। अब रख दो वैल्यू, सॉल्व कर लो, फिर से 0.56 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इफेक्टिव ग्रेविटी का क्या कंसेप्ट है, G इफेक्टिव। इफेक्टिव ग्रेविटी मतलब टोटल एक्सेलरेशन नीचे कितना है, तो नीचे की तरफ एक G है और एक A है, तो ग्रेविटी इफेक्टिव ग्रेविटी होगी G प्लस A, है ना, G प्लस A यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी होगी। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, T इज इक्वल टू M, एक्सेलरेशन की जगह लिखोगे G प्लस A। अरे एक्सेलरेशन की जगह लिखोगे G प्लस A, टोटल एक्सेलरेशन ना नीचे की तरफ। तो ये इफेक्टिव ग्रेविटी वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो तीनों से आंसर वही आएगा। तो ये फालतू बातें थी जो मैंने कर ली कई बार। अब एक ही मेथड बताऊंगा मैं, स्यूडो फोर्स वाला, क्योंकि हम स्यूडो फोर्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब फटाफट सारे आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। आपको देखो एचसीवी में इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल इसीलिए दिए हुए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कोई बात करता नहीं है जल्दी स्यूडो फोर्स पढ़ाते समय, बट करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी में लॉज ऑफ मोशन लगा देंगे, मतलब T माइनस mg इज इक्वल टू m में लगा देंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब आप कहीं से भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो बिना स्यूडो फोर्स यूज किए, है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब ब्लॉक अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होगी। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 0.05 G, तो T इज इक्वल टू आ गया 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, वरना आप लोग फंस सकते हो यहाँ पे। फिर तीसरा बोलता है गोज डाउन। अब सी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बी क्वेश्चन तो हो गया। डी वाले में भी आपका वही आंसर आएगा, नीचे जा रहा है तो भी आपका वही आंसर आएगा 0.5 न्यूटन। तो डी वाला यही ऐसे ही कर लेना 2 स्टेप में। मैं सी कराता हूँ, देखो सी में लिफ्ट नीचे जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अब की बार हम स्यूडो फोर्स ऊपर लगाएंगे। तो ऊपर हमने ma0 स्यूडो फोर्स लगाया, ऊपर टेंशन है, ऊपर ma0 है, बट लिफ्ट तो नीचे जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है उससे हमें मतलब है नहीं है, क्योंकि एक बार हम लिफ्ट के अंदर आ गए तो हम लोग रेस्ट पे आ गए, तो वहां पे सीधा सीधा लिख दो। देखो टेंशन ऊपर है, ma0 भी ऊपर है और सिर्फ mg नीचे है, और ब्लॉक रुका हुआ है, इसका मतलब T प्लस ma0 मस्ट बी इक्वल टू 0.05 G। तो T इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10 माइनस 0.05 इंटू एक्सेलरेशन इज 1.2, तो 0.5 माइनस 0.06, तो आंसर आ जाएगा 0.44 न्यूटन। ये आ गया टेंशन। इफेक्टिव ग्रेविटी से भी कर सकते थे, कैसे करते? इफेक्टिव ग्रेविटी की यहाँ बात करें तो ग्रेविटी नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो जो G इफेक्टिव आएगा वो आएगा G प्लस माइनस A। ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को माइनस में हम लोग नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या आएगी? 10 माइनस 1.2, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी आ जाएगी? देखो 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द इफेक्टिव ग्रेविटी। अब T इज इक्वल टू मास कितना है 0.05, उसको 8.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। नहीं यकीन है तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। तो आप इसको इफेक्टिव ग्रेविटी से करो, बाहर जाके करो, अंदर जाके स्यूडो फोर्स लगा के करो, सबसे आंसर आना ही आना है। अब थोड़ा थोड़ा आपको लिफ्ट वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए तो केसेस बना के लिख लो कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो टेंशन की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, अभी जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो टेंशन की वैल्यू हमने ऐसे निकाली, है ना। जब ऊपर जा रही थी तो वहां पे क्या इक्वेशन बना था वो लिख लो, जब नीचे जा रही है वहां पे क्या इक्वेशन बन रहा है वो लिख लो। तो ऐसा जब शॉर्ट नोट यहाँ पे बनाओगे तो वहां पे यूजफुल होता है आपको। ठीक है, तो लिफ्ट वाले कंसेप्ट हो गए। अब हम लोग ब्लॉक वाले कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए, तो अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है। जैसे वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पे एक ट्रक है और ट्रक आगे जा रही है एक्सेलरेशन A से, और यहाँ पे एक पेंडुलम लटक रहा है मास m का। ठीक, m मास हम लोग मान लेते हैं, तो कहाँ माने चलो ठीक है मान लो, ये माना। तो जब देखो ये जब कार आगे जाएगी तो ये पेंडुलम जो होगा वो पीछे की तरफ आएगा। जैसे स्यूडो फोर्स को अगर आपको सही में फील करना है तो आप लोग वो वाला एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप जब कार में जाते हो, जब कार ड्राइवर कार को एक्सेलरेट करता है, तो कार को एक्सेलरेट जब वो करता है उस समय आप पीछे की तरफ जाते हो, तो वो कौन सी फोर्स है जो आपको पीछे की तरफ लेकर गई? कोई फोर्स लगी आपको पीछे की तरफ? कोई फोर्स नहीं लगी। तो एक स्यूडो फोर्स है, एक भूतिया फोर्स है जो आपको पीछे लेकर गई वहां पे, है ना। कार में जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो कार रुकती है, आप आगे जाते हो, वो थोड़ा बहुत समझ में आता है। बट जब कार एक्सेलरेट करती है, तेजी से आगे बढ़ती है, तो आप आगे बढ़ने की जगह पीछे क्यों जाते हो? हालांकि इसका नेचुरल रीजन है कि जर्क लगता है थोड़ा सा, बट वहां पे भी स्यूडो फोर्स आती है। जब कार आगे जाती है तो आप पीछे जाते हो स्यूडो फोर्स के कारण, है ना। कार का एक्सेलरेशन आगे तो आपका एक्सेलरेशन पीछे, तो ऐसा समझ सकते हो इन चीजों को। तो जैसे जैसे ये ट्रक आगे जाएगी वैसे वैसे ये थोड़ा सा बेंड होगा m। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कितने एंगल तक ये बेंड हो सकता है, थीटा हमें पता करना है। तो इसको भी मैं तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके देता हूँ। मेथड 1 इनर्शियल फ्रेम से, या पहले स्यूडो फोर्स से करते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम एक बंदे को अंदर भेज देते हैं। चल भाई अंदर जा तू, ये हमारा बंदा गया अंदर, अंदर। तो अंदर जाने के बाद इसने देखा कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो इस पेंडुलम में मैं पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगा देता हूँ। तो उसने ये लगा दिया स्यूडो फोर्स ma। ठीक, यहाँ पे भी एक स्यूडो फोर्स लगाएगा ma।
अब इसके बाद नीचे की तरफ लगेगा mg। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे वहाँ पे। ये थीटा एंगल है, यहाँ पे देखो टेंशन है, टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट होगा t cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट होगा t sin थीटा। ये बॉब में इस साइड एक्सेलरेशन है ma0, a0 हम लोग इसलिए लगा रहे ताकि स्यूडो फोर्स दिखा सके। तो ये स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को आप भूल जाओ, ठीक है। और क्या बच रहा है यहाँ पे mg। mg की बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा mg। तो t cos थीटा किधर लग रहा है? ऊपर। mg किधर लग रहा है? नीचे। तो इसका मतलब t cos थीटा इक्वल है mg के, साथ ही में t sin थीटा ma के इक्वल होगा। तो t sin थीटा इक्वल टू है ma, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। कुछ लोग सोच रहे कि ma0 अगर उल्टा होता तब ना t sin थीटा ma0 के इक्वल होता, कुछ भी सोच रहे हो। अब अगर देखो t sin थीटा इस साइड है तो एक्सेलरेशन भी इसी साइड होगा ना, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला समझ लो, ठीक। तो अब क्या करना है आपको? आपको थीटा चाहिए ना, थीटा चाहिए आपको, तो आप क्या करो, दूसरे इक्वेशन को पहले से डिवाइड कर दो। तो देखो t कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय mg। साइन बटा कॉस होता है tan, और यहाँ पे m और m भी कैंसिल हो गया तो tan थीटा आ गया a बाय g। तो थीटा आ गया tan इनवर्स a बाय g। देख रहे हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू सीधा सीधा एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज़्यादा थीटा की वैल्यू होगी। और इसको हम लोग फील भी कर सकते हैं कि ट्रक जितना तेजी से आगे भागेगा उतना तेजी से पेंडुलम पीछे की तरफ बेंड होगा। समझ में आया या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले हमने टेंशन के दो टुकड़े किए, एक t cos थीटा नीचे, एक t sin थीटा इधर। एक्सेलरेशन उस साइड थी तो हमने स्यूडो फोर्स यहाँ लगाई ma0। नीचे की तरफ mg है, t cos थीटा की वैल्यू ऊपर है, तो ये मैंने थोड़ा सा, टेंशन पुलिंग फोर्स होती है ना तो वो तो ऊपर ही लगेगा। तो t cos थीटा यहाँ पे ऊपर है और mg नीचे है, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो गए। क्योंकि हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए तो वहाँ पे ब्लॉक हमें रुका हुआ दिखाई देगा। जब आप ट्रक में बैठे हुए हो तो पेंडुलम आपको भागता हुआ थोड़ी ना दिखाई देगा, रुका हुआ दिखाई देगा ना। तो t cos थीटा mg के बराबर। अब ये साइड हम लोग देखें तो ma0 किसके वजह से आ रहा है? t sin थीटा की वजह से। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो t sin थीटा इज इक्वल टू ma0। फिर आपने डिवाइड किया, आंसर आ गया। अब इसको आपको याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर कार जो है, ट्रक जो है वो कोई भी वैल्यू ले लो, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रही है, तो बताओ थीटा कितना होगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रक आगे जा रही है तो बताओ थीटा कितना होगा। तो सीधा सीधा आपको अगर याद रहेगा तो आप लिख पाओगे कि tan इनवर्स एक्सेलरेशन 10 है, g की वैल्यू 10 है, तो ये कट गया। अब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है? तो tan की वैल्यू 1 आई थिंक 45 डिग्री पे होती है, तो मतलब ये 45 डिग्री बेंड की है। तो ये आपको केसेस याद करने होंगे। आप कुछ मेथड 2 बोल रहे थे, हाँ इनर्शियल फ्रेम से भी इसको किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, बट स्यूडो फोर्स वाला बेस्ट रहता है। देखो 2 स्टेप में आंसर आया। तो इनर्शियल फ्रेम वाला भी मैं बताता हूँ। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए हम लोगों ने बंदे को अब की बार बाहर खड़ा कर दिया और यहाँ पे आपका बॉब आ चुका है बेंड होके, और ये एंगल है थीटा, ठीक। यहाँ पे है टेंशन। अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये भी एंगल थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से। अगर ये t है तो ये होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा। अब ये पेंडुलम आगे जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो उसको आगे कोई तो फोर्स लेकर जा रही होगी जो आगे की तरफ होगी। आगे की तरफ देखो t sin थीटा है, तो t sin थीटा इसको आगे लेकर जा रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, t sin थीटा इज इक्वल टू ma। अब नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ब्लॉक वहीं पे रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो मतलब कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, तो जो नीचे वाली फोर्स होगी, नीचे वाली फोर्स है mg, वो ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगी। तो t cos थीटा इक्वल होगा mg के। डिवाइड कर दो, t खत्म, mm खत्म, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g। फिर से वही वैल्यू। अब इफेक्टिव ग्रेविटी भी आप लोग लगा सकते हो। इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे? देखो जब पेंडुलम ऐसे रखा हुआ है ना, तो ग्रेविटी कैसे लगेगी? ग्रेविटी की वैल्यू कुछ इस तरीके से लगेगी। g यहाँ पे लगेगा और एक्सेलरेशन वहाँ है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, और ये एंगल होगा थीटा। तो यहाँ से आप वेक्टर्स में जैसे एंगल निकालते थे वैसे निकाल दो। tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, बट नॉर्मल फार्मूला b बाय a। तो b है b है a और a है g, तो tan थीटा हो गया a बाय g। तो इफेक्टिव ग्रेविटी से भी कर सकते हो
आप लोग इसको नॉर्मली इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से आप स्यूडो फोर्स वाले कंसेप्ट से करो तो काफ़ी ईजी है। ठीक, तो यहाँ पे पेंडुलम वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको याद कर लेना है कि जब भी पेंडुलम वाला क्वेश्चन आया तो वहाँ पे tan थीटा होता है A/G, ताकि आप लोग सीधा सीधा आंसर मार्क कर सको। चलिए, तो एक क्वेश्चन नीट का भी करते हैं हम लोग। नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है एंगल थीटा पे, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और इस पूरे प्लेन को खींचा जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो आपको रिलेशन बताना है a और g के बीच में, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के बीच में, जिसमें ब्लॉक रुका हुआ हो। तो देखो, सबसे पहले तो इसको करने का दो तरीका है, आप लोग जानते हो, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन में कैसे, स्यूडो फोर्स लगा के, इनर्शियल में कैसे, मगजमारी करके। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप लोग करो तो बेटर होगा। अगर ये वेज आगे जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो इस पर स्यूडो फोर्स पीछे लगेगी ma0। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे, अरे दोनों पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये ma0 है तो ऊपर की तरफ होगा ma0 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक, और इस साइड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई तो मैं थोड़ा ओके, हाँ, तो यहाँ पर है ma0 कॉस थीटा, और यहाँ पे लगेगा ma0 साइन थीटा, और इसका नीचे की तरफ लगेगा mg। अब इस एक्सेलरेशन को भूल जाओ, जब स्यूडो एक्सेलरेशन हम अप्लाई कर देते तो उसको भूल जाने का। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे ma cos थीटा ऐसे लग रहा है, और ये देखो mg के भी दो कंपोनेंट होंगे। mg का जब दो कंपोनेंट आप करोगे तो ये साइड आएगा mg साइन थीटा, और ये साइड आएगा mg cos थीटा। बोलो ये समझ में आया, कैसे आया? अरे नॉर्मली mg कैसा लगता है, ऐसा लगता है एंगल थीटा पर, तो वहाँ पे जाएगा mg साइन थीटा, यहाँ पर आएगा mg cos थीटा। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी की है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर आप लोग इक्विलिब्रियम देखो तो ma0 cos थीटा ऊपर है, mg साइन थीटा नीचे है, मतलब ma cos थीटा यहाँ पे इक्वल है mg साइन थीटा के। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू आ गई साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू जी। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा हम लोग बचपन से जानते हैं tan थीटा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कभी भी ऐसा ब्लॉक वगैरह वाला क्वेश्चन आया तो उसमें एक्सेलरेशन हमेशा होता है g tan थीटा। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछ सकता था। सपोज यहाँ पे एक्सेलरेशन हटा दो, हो गया, ये नीट 2017 का क्वेश्चन था। सपोज ये बोल दिया कि यहाँ से एक फोर्स F लगाया गया और बड़े वेज का मास है m। ठीक, तो ये फोर्स लगाया गया यहाँ पे। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, फोर्स अपॉन टोटल मास, तो m प्लस m, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन हम ऐसा झंझट करके निकाल लेते g tan थीटा, तो g tan थीटा इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो यहाँ से f की वैल्यू आप लोग देख लो कितना आई, m प्लस छोटा m g tan थीटा। बस इजी है बहुत। तो आपने इतने सारे कंपोनेंट क्यों किए थे, क्योंकि हम लोग इसको n से भी बैलेंस कर सकते थे, नॉर्मल रिएक्शन से भी हम लोग इसको बैलेंस कर सकते थे। नॉर्मल रिएक्शन एक हम लोग यहाँ पे लगाते, और फिर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन के भी आप लोग यहाँ से दो कंपोनेंट करके, मतलब ये होता है n cos थीटा और ये होता आपका n sin थीटा। तो यहाँ से आप इसके भी कंपोनेंट करके सॉल्व कर सकते थे। देखो n cos थीटा इक्वल है mg के, और n sin थीटा इक्वल है ma के। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g, तो a की वैल्यू आ जाएगी g tan थीटा। दैट्स इजी। ठीक है, तो इतने सारे कंपोनेंट सही में मुझे नहीं करने चाहिए थे, बट कंपोनेंट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम में लेना है फोर्स। हम लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर से मतलब है। कभी आपको क्वेश्चन पूछा फाइंड द मैक्सिमम फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ऐसा फिगर देके, तो वहाँ पे आप लोग ये आंसर लिखोगे। यहाँ से आप इतना फोर्स लगा सकते हो कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, क्योंकि सोचो ना, अगर सरफेस स्मूथ है तो ब्लॉक ऊपर चढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप धक्का लगाओगे वैसे वैसे ब्लॉक ऊपर चढ़ता जाएगा। ऐसे धक्का लगाओ ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा। कब तक, जब तक सरफेस स्मूथ है ना। तो कितना फोर्स लगा सकते हो कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, तो उसका आंसर ये होगा। तो इन सभी को याद रखो। तो स्यूडो फोर्स के ऊपर आपको वही तीन केसेस मिलेंगे, कभी बॉब वाला, कभी वो वेज वाला जो कि ऑलरेडी आ चुका है,
और कभी कभी सबसे पहला वाला केस लिफ्ट वाला। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको HCV में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक लिफ्ट है। अब यहाँ पे मिसलेनियस टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब जिसको सारे कंसेप्ट पता होंगे वो ही ये क्वेश्चन कर पाएगा, जो सिर्फ स्यूडो फोर्स पढ़ने आया है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है एक स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस पर लटक रही है एक पुली, पुली पर लटक रहे 2 ब्लॉक। एक ब्लॉक का मास है 3 kg और एक ब्लॉक का मास है 1.5 kg। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ g/10। तो हमें पता करना है, कैसे पता करेंगे? ठीक, हम लोगों को पता करना है क्या? हाँ, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है? तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको टेंशन निकाली है स्ट्रिंग की, और टेंशन निकालने के बाद आपको T/G कर देना है, तो आपको इसकी रीडिंग मिल जाएगी। बट इसमें स्यूडो फोर्स का भी कंसेप्ट लग रहा है। कैसे? देखो, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन g/10 से। हम लोग मान लेते हैं कि g की वैल्यू 10 है। अगर g की वैल्यू 10 है तो मतलब ये ऊपर जा रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड²। वैसे तो 9.8 माना होगा HCV में, आई नो, बट हम लोग 10 मान लेते हैं, थोड़ा हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स हम लोग कहाँ लगाएंगे? नीचे की तरफ। तो ये लगा नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स 1 मीटर/सेकंड² का। तो इसमें भी नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा 1 मीटर/सेकंड²। इसमें भी नीचे की तरफ लगेगा 1 मीटर/सेकंड²। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लिखना चाहिए ma0, और इधर भी मुझे लिखना चाहिए ma0, और इधर भी मुझे लिखना चाहिए a0। चलो 1 की जगह हम लोग g/10 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी हमने लगा दी। अब नॉर्मल पुली वाला कैसे करते थे वो याद करो। पुली वाले में क्या था? यहाँ पे लगाते थे हम mg, यहाँ पे लगाते थे हम mg, ऊपर लगाओ टेंशन, यहाँ भी लगाओ टेंशन। ये 2 टेंशन है तो यहाँ पे आएगी 2 टेंशन, और ये 2t की जो वैल्यू होगी वही स्प्रिंग बैलेंस का आंसर होगा, है ना। तो एक्चुअली हमें टेंशन की वैल्यू पता करनी है, बट वो इतना आसानी से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्यूडो फोर्स भी आ गई है, वरना हम लोग T = 2m1 m2g / m1 + m2 वाला शॉर्टकट मार देते, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 3 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, इसका मतलब mg ma0 t से बड़ा है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखोगे तो mg + ma0 - t = m × a। अब ये कौन सा a है? ये असली वाला। ये कौन सा a0 है? स्यूडो वाला। ठीक है, तो दूसरे के लिए लिखो। दूसरे में देखो ये पुली ऊपर जाएगी क्योंकि इसका मास कम है, तो यहाँ पे टेंशन ज़्यादा, -mg - ma0 = ma। समझ में आया? ये असली एक्सेलरेशन, ये स्यूडो एक्सेलरेशन, दोनों को जोड़ना पड़ा क्योंकि पुली वाला केस था। अब यहाँ से हमें t की वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो वैल्यूज हमें मालूम है, ये सेकंड इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। पहले हम लोग पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सो ये इक्वेशन की बात करें तो ये 3 kg ब्लॉक के लिए, तो सबसे पहले इसी में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो फिर इक्वेशन बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो ये देखो हो गया 3g + 3a0। a0 क्या है? a0 है g/10। अरे जो ऊपर है वही नीचे भी होगा ना, स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। -t = 3a। यहाँ पे a की जगह g/10 लिख दो ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है g/10 से। ऐसा करोगे? अरे ये एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का है, इस पुली में जो ब्लॉक है उनका एक्सेलरेशन है, तो उनका एक्सेलरेशन पता कहाँ है तुम्हें? ऐसी गलतियाँ मत करना। अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 30g + 3g - 10t = 30a। अब पूरे इक्वेशन में आप लोग ऐड कर दो, 30g 3g हो जाएगा 33g - 10t = 30a। अब मिला पहला इक्वेशन। ठीक है, या फिर दूसरा बोल दो। कैसे किया हमने पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर से 10 हट जाए। तो ये हो गया 30g, यहाँ आ गया 3g, ये आ गया 10t, ये आ गया 30a। फिर हमने 30g 3g जोड़ दिया तो 33g - 10t = 30। ठीक,
अब 1.5 वाले का इक्वेशन क्या आया था, ब्लॉक ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगी, तो T माइनस एम जी माइनस एम ए नॉट इज इक्वल टू आया था एम ए। ठीक, तो बस यहाँ पे अब m की वैल्यू रखो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो T माइनस 1.5 जी माइनस 1.5 जी बाई 10 इज इक्वल टू 1.5 ए। पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10T माइनस 15 जी माइनस 1.5 जी इज इक्वल टू 15 ए। माइनस 15 जी और माइनस 1.5 जी मिलके हो जाएंगे माइनस 16.5 जी इज इक्वल टू 15 ए। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखो तो माइनस 10T प्लस 33 जी इज इक्वल टू 30। आई नो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड लग रही होगी आपको, ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइस, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हमें देखो a की वैल्यू चाहिए या t की वैल्यू चाहिए, हमें t की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो हम लोग a को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन 3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 30 ऑलरेडी है, तो इक्वेशन 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ लो कर दिया, तो ये आ गया 20T माइनस 33 जी इज इक्वल टू 30A। ये हो गया इक्वेशन 4 और माइनस 10T प्लस 33 जी इज इक्वल टू 30A, ये इक्वेशन 2 ऑलरेडी था। अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये आया जुड़ के माइनस 66 जी और इधर तो 0 हो गया और ये आ गया देखो 20 प्लस 10 ये हो गया 30T, तो ये हो गया 30T इज इक्वल टू 66 जी। अब T इज इक्वल टू आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 10 जी। कैंसिल करके देख लेना, 66 के नीचे 30 रखना, 22 बाय 10 आपको मिल जाएगा, नहीं दिख रहा है, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 10 जी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2T की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2T निकालते हैं, तो 2T इज इक्वल टू 2 इंटू 22 जी बाय 10, तो ये देखो आपको मिल जाएगा 2T की वैल्यू 44 बाय 10 जी। क्या हमारा आंसर ये है, हमारा आंसर ये नहीं है, हमें आंसर चाहिए स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग कितनी होगी। तो रीडिंग का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि जब आपको रीडिंग निकालने बोले तो रीडिंग के लिए आपको जो भी टेंशन मिलेगा उसको जी से डिवाइड कर देना। जैसे आपको लाइफ में जो भी टेंशन मिलता है उसको जी से डिवाइड कर दो तो रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो टी डैश की जगह हमने लिखा 44 जी बाय 10 और नीचे भी है एक जी, तो ये जी और ये जी कैंसिल हो गए, ठीक है, और हमें आंसर मिल गया 4.4 kg। जी और जी कैंसिल, आंसर मिला 4.4 kg। तो इससे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको स्यूडो फोर्स का नहीं मिल सकता है। स्यूडो फोर्स अगर आपको यहाँ पे लगाने आ गया तो हर जगह लगाने आ गया। अब कहीं पर भी आपको बोले कि ब्लॉक आगे जा रहा है स्यूडो फोर्स पीछे लगाओ, ब्लॉक पीछे जा रहा है स्यूडो फोर्स आगे लगाओ, ब्लॉक टेढ़े जा रहा है स्यूडो फोर्स मेढ़े लगाओ, ब्लॉक आगे जा रहा है स्यूडो फोर्स पीछे लगाओ, ठीक है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग वो वेइंग मशीन वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। चलिए, तो अब स्यूडो फोर्स यहाँ पे आपको भूल जाना है क्योंकि अब मैं स्यूडो फोर्स को लेकर नहीं बताऊंगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। ये क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं जेईई में, ठीक है, हर साल 1-2 आ जाते हैं अक्सर। तो वेइंग मशीन का कंसेप्ट आपको इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों ने खुद भी अज्यूम किया होगा कि लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते समय आपका वेट भी ऊपर नीचे होता है। तो इसके ऊपर कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो मशीन होती है वो हमारा वेट कैसे चेक करती है। तो सपोज़ ये आपकी मशीन रखी हुई है, इस मशीन पर आप चढ़ गए, ये क्या ही पैर है, तो इस मशीन पर आप चढ़ गए, चढ़ने के बाद आप पैरों से इसके ऊपर जो भी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करते हो उसी नॉर्मल रिएक्शन को ये मेजर करती है और फिर इस नॉर्मल रिएक्शन को वो जी से डिवाइड करती है और आपका वेट बता देती है। समझ रहे हो? तो आपको पता चल जाता है कि आपका वेट कितना है। वेइंग मशीन का यही काम है। तो कभी भी आपको अगर अपना वेट निकालना हो तो आप उसके लिए N/G कर देना। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को G से डिवाइड करोगे तो आपको आपका वेट मिल जाएगा। क्योंकि देखो आपको जमीन खींचती है mg फोर्स से
और ये वेइंग मशीन आपके ऊपर लगाती है नॉर्मल रिएक्शन। हाँ आप भी लगाते हो, बट पहले वेइंग मशीन का देखते हैं। वेइंग मशीन आप पे लगाती है नॉर्मल रिएक्शन और आप जमीन को धक्का देते हो mg फोर्स से, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होता है mg के। तो अब आपका मास और ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल जाता है, और फिर मास सिर्फ चाहिए तो आप g को डिवाइड कर देते हो, और जब g को डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाता है आपका वेट कितना है। तो कोई भी वेइंग मशीन कैसे आपका वेट चेक करती है, आप जब उस पर चढ़ते हो, आप जो नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हो वही नॉर्मल रिएक्शन वो मेजर कर लेती है, और फिर उस नॉर्मल रिएक्शन को g से डिवाइड करती है और आपको आपका वेट बता देती है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। क्वेश्चन में 3 केसेस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एक लिफ्ट है, लिफ्ट में वेइंग मशीन लगी हुई है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, और लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है विद द एक्सेलरेशन a। ठीक है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो आप इस पे लगा रहे हो एक mg फोर्स, और वेइंग मशीन आप पे लगा रही है एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपका FBD बनाया जाए तो आप नीचे लगा रहे हो mg फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर लग रहा है, और साथ ही में लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन a से। तो लिफ्ट तो नीचे जा रही है, तो यहाँ पे आएगा mg माइनस n बराबर ma, इक्वेशन ऑफ मोशन। स्यूडो फोर्स कहाँ गया? अरे स्यूडो फोर्स खत्म हो गया भाई। यहाँ पे इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, है ना। यहाँ पे सपोज ग्राउंड से देखा जा रहा है, चलो ग्राउंड से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से कोई बंदा इसको देख रहा है, ठीक है, तो स्यूडो फोर्स यहाँ पे खत्म हो गया। चाहो तो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद यहाँ से देखो, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी mg माइनस ma। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई mg माइनस ma, तो यहाँ पे जो वेट होगा वो होगा mg माइनस a, अरे m कॉमन ले लिए, डिवाइडेड बाय g, यही इसका वेट होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक और केस देखते हैं। ये था केस 1 जब लिफ्ट नीचे आ रही है। अब केस 2 देखते हैं जब लिफ्ट ऊपर जाएगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ ये आप लोग नोट कर लो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग उसके लिए देखते हैं जब लिफ्ट ऊपर जाएगी। फिर आप लोग मुझे बताना कि वेट कब ज़्यादा रहता है। तो फिर से हमने एक लिफ्ट बनाई, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन को हमने खड़ा किया, ये बंदा इस पे खड़ा है एकदम जकड़ के, और लिफ्ट जा रही है ऊपर एक्सेलरेशन a से। बंदे का FBD बनाए तो बंदे के ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन, बंदा नीचे लगा रहा है mg, बट लिफ्ट जा रही है ऊपर, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा, ग्रेविटी m कम, और इधर ma। तो इधर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg प्लस ma, तो इसका वेट भी आएगा mg प्लस a डिवाइडेड बाय g। ये था केस 2 जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे केस 2 के आगे लिख देना व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट गोज डाउनवर्ड। ठीक है, या फिर डिसेंड्स, एसेंड्स, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। फिर केस 3 देखते हैं जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, एक्सेलरेशन 0 है। जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे जो आपका असली वेट होगा वही वेट शो करेगी वेइंग मशीन। ठीक है, आप लगाओगे आप लगाओगे नॉर्मल रिएक्शन, वेइंग मशीन भी आप पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। लिफ्ट तो कॉमन एक्सेलरेशन से जा रही है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तो n होगा mg के बराबर, और जो वेट होगा वो होगा m के बराबर। तो केस 3 में आप लोगों को आपका असली वेट मिलेगा। जब ऊपर जाओगे तो आपको अपना वेट बढ़ा मालूम पड़ेगा, जब आप नीचे जाओगे तो आपका वेट घट जाएगा। जितनी ज़्यादा तेजी से लिफ्ट नीचे जाएगी उतना ही ज़्यादा आपका वेट घट जाएगा, जितनी ज़्यादा तेजी से लिफ्ट ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा वेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था वेइंग मशीन का। अब इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ HCV से, JEE में आए हुए। ठीक है, चलिए तो 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, पहले वो 2 क्वेश्चन का आंसर बताओ, और फिर मैं आपको कुछ एक फाइनल क्वेश्चन कराऊंगा HCV से, जो कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो पहला क्वेश्चन एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी है जिसका असली वेट है 60 kg, इसका असली वेट है 60 kg, असली मास है 60 kg। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका वेट वेइंग मशीन में कितना दिखाएगा? ये आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा PYQ था। चलिए JEE मेंस 2021 का सवाल था, सेम टू सेम सवाल है कि यहाँ पे एक लिफ्ट है, लिफ्ट पे एक पर्सन है 60 kg का, बट लिफ्ट अब की बार ऊपर जा रही है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका वेट वेइंग मशीन में कितना दिखाएगा, ये सवाल है। तो खुद ही कर डालो इनको, मैं क्या करूँ इसमें। तो यहाँ पे ये लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, वही मैं बोलूँ कि थोड़ा सा तो चेंज रहना चाहिए। तो 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट नीचे जा रही है,
तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, फिर मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। चलो मैं करता हूँ। अब बंदे का बीडी बनाओ तो बंदा नीचे लगाएगा mg, ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू ma। सब अब इनर्शियल फ्रेम से हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कोई बाहर बैठा है वही देख के इसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी ma प्लस mg, जबकि मैंने डायरेक्टली भी लिखवाया है कि जब लिफ्ट ऊपर जाए तो n की वैल्यू ये होती है। तो वेट क्या आएगा, वेट आएगा ma प्लस g डिवाइडेड बाय g। डायरेक्टली पता करो। अब m है 60, a है 2, g है 10 और g है 10। तो 60 इंटू 12 बटा 10, 0 0 कैंसल, 12 6 जा 72 kg। तो इसका वेट दिखाएगा 72 kg ऊपर जाते समय। इसकी बात कर लो तो यहाँ पे ये लिफ्ट नीचे आ रही है और इसका mg फोर्स लगाएगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब mg ज़्यादा है, तो mg माइनस n बराबर ma। तो ये आ जाएगा n की वैल्यू mg माइनस ma। तो वेट आ जाएगा mg माइनस a डिवाइडेड बाय g। m है 60, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1.8, g की वैल्यू 10। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 8.2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। आई थिंक 9.8 रखना बेटर होगा, तो हम लोग g की वैल्यू 9.8 ही रखते हैं। तो 9.8 रखा हमने, तो 9.8 में से 1.8 गया तो बचा 8, तो 0 0 कैंसल, तो वेट आया 48 kg। मतलब 1.8 मीटर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट जब नीचे गई तो इसका वेट 12 किलो कम हो गया, और यहाँ पे जब ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई तो इसका वेट 12 किलो बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे कारनामे होते रहते हैं। तो अभी मैं आपको HCV का एक फाइनल क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इसी के साथ लॉज ऑफ मोशन खत्म। ठीक है, तो ये फाइनल क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसका मतलब आपका वेइंग मशीन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। स्यूडो फोर्स भी हमने पढ़ लिया, हमने वेइंग मशीन कंसेप्ट भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्क पावर एनर्जी, और पहले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्क डन और पावर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एंजॉय करें तब तक। चलिए, तो अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, मतलब डेली अब मैं कई सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, एक नहीं 2-2 वीडियोस भी आते रहेंगे। अब मतलब सिलेबस को भगाना है अब, ताकि हम लोग फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो इसमें बोल रहे हैं एक बंदा लिफ्ट से ऊपर जाता है तो उसका वेट दिखाता है 72 kg, फिर जब वो लिफ्ट से नीचे आता है तो उसका वेट दिखाता है 60 kg। तो उसका असली वेट क्या है और एक्सेलरेशन क्या है लिफ्ट का, पर्सन लिख दिया, क्या ही बेइज्जती है। एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, ठीक है, एलिवेटर। तो एलिवेटर में यहाँ पे हमारे बंदा है। पहले हम लोग तब का लेते हैं जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी। तो जब ये ऊपर जा रही थी एक्सेलरेशन ए से, तो क्या केस बनता है आप लोग जानते हो कि बता दूं। देखो, नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। अब लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी तो n की वैल्यू आती है mg प्लस ma। कैसे आती है, n माइनस mg बराबर ma। तो n की वैल्यू आती है mg प्लस ma। तो वेट की वैल्यू क्या आती है, वेट की वैल्यू आती है mg प्लस a डिवाइडेड बाय g। तो वेट आपको दिया हुआ है 72, असली मास आपको पता करना है। g की वैल्यू आपको पता है 10, a आपको पता करना है डिवाइड बाय 10। तो ये आ गया 720 इज इक्वल टू 10m प्लस 10a। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जब लिफ्ट नीचे जा रही थी, तो जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो अब की बार केस क्या बनेगा, mg माइनस n बराबर ma। तो अब की बार n की वैल्यू आएगी mg माइनस a। तो वेट क्या आएगा, वेट आएगा n बाय g बोले तो mg माइनस a बाय g। तो ये आपको दिया हुआ है 60, मास आपको पता करना है, g की वैल्यू 10 माइनस a बटा 10। तो ये आ गया 600 इज इक्वल टू 10m माइनस 10a, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड क्यों करना है, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो 10a कैंसिल हो जाएगा, 10m 20m हो जाएगा, और 720 और 600 मिलके हो जाएगा 1320। तो 0 0 भी कैंसिल, और मास की वैल्यू आ जाएगी 132 बटा 2। तो मास आ गया 66 kg। तो असली वेट उसका है 66 kg का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको मतलब इसमें पुट करके करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इसमें सोच रहे हो पुट कर दें, ठीक है पुट कर दो,
लेकिन यहाँ पे जो 600 आपको दिख रहा है ये ऊपर या नीचे जाते समय इसका वेट था। अगर आपको ट्रू एक्सेलरेशन चाहिए तो ट्रू वेट रख के आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी के लिए भी बना सकते हो, चलो तब के लिए बना लेते हैं जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी। जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए था, है ना। और क्या आ रहा था ये n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, और यहाँ पे जो वेट आएगा वो आएगा एम जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी। तो इसका वेट कितना दिखा रहा था ऊपर जाते समय 72, और ये जी भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते तो 72 जी, असली में कितना है 66 जी प्लस ए, ठीक है। तो 72 जी माइनस 66 जी इज इक्वल टू 66 ए, तो ये आ गया देखो 6 जी इज इक्वल टू 66 ए। तो एक्सेलरेशन आ गया g बाई 11, अब ये 10 रख दो तो 10 बाई 11, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि आपने जो पहले इक्वेशन बनाया था वो अलग था, अभी आपको असली वेट रख के चेक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे वो वेट रखना है जो दिखा रहा था, यहाँ पे वो वेट रखना है जो असली है, फिर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था स्यूडो फोर्स का और वेइंग मशीन का। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अब बोर्ड की बुक में जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, एचसीवी में जो क्वेश्चन बच गए उनको कर लो, पीवाईक्यूज में जो 1-2 बच गए उनको सॉल्व कर लो, और कोचिंग का मॉड्यूल है उसको सॉल्व कर लो। खैर एनसीईआरटी करते हो तो उतना इनफ है नीट के लिए, बट फिर भी मॉड्यूल है तो उनको रिफ़र कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।